नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम के लिए जो 2026 में न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैं टोटल 28 क्लास कराऊंगा। आज हम 28 में से क्लास नंबर 7 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। इस सीरीज की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जिस भाषा के अंदर सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं। देखिए भैया, सीजीएल की वैकेंसी भी आ गई, तो अब देर किस बात की, इंतजार किस बात की। इस बार सीजीएल की वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा सीट आई है ना। 7,000 से ज़्यादा तो अभी दिखा रहा है, ये आगे और भी बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए साहब बनने का। देखिए, जीके जीएस के अंदर जो है ना, पास कराना वो भी मेरिट के साथ, ये मेरा काम है। इस पर आप ज़्यादा विचार ना करें, बस जैसा रास्ता दिखा रहा हूं उस रास्ता पे आप चलिए। जीके जीएस आपकी कमजोरी नहीं रहेगी, है ना। ये सबसे स्ट्रांग होगा आपका जब रिजल्ट आएगा तो। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो कंटेंट जितना बताया हूं 35 सीरीज कीजिए, ये 28 सीरीज कीजिएगा, और इसके साथ एक जो है ना मॉक टेस्ट का बोनस जरूर लगाते रहे रोजाना। इतने से आपका जीके जीएस हो जाएगा। सीजीएल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ वगैरह, ये सब में काम आएगा हमारा कंटेंट। पढ़ो कम लेकिन काम का पढ़ो, जो रिजल्ट दिलाए, नौकरी दिलाए, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक से भी डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हैं। टुडे एग्जाम बराबर सटीक कंटेंट, सॉलिड रिजल्ट। चलिए, पिछले क्लास से हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन क्यूज के फॉर्मेट में रखा है। जिन्होंने भी क्लास अटेंड किया है, क्लास नंबर 6, वो जरूर जवाब दे पाएंगे। जरूर दीजिएगा जवाब। जो नहीं जवाब दे पा रहे हैं, पिछला क्लास जाके देखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कपास उत्पादन में पहला रैंक कौन से राज्य का है। महिलाओं की तैराकी समर ओलंपिक में कब एंट्री ली। 1956 के औद्योगिक क्रांति में जो है उद्योग धंधा को कितने भागों में बांटा गया था। संतोष ट्रॉफी 2025-26 जो क्रम वाइज 79 क्रमांक के होंगे, इनके रनर अप कौन रहे हैं। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ का है मेन रूप से। एग्जाम हिंट दे दिया हूं, बताइएगा जिनको आता है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना और भारतीय कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, थोड़ा 1-2 लाइन अटपटा सा लग सकता है। यकीन मानिए पूरे प्रश्न तक आप टिक गए तो आज जो राष्ट्रीय आय की प्रणाली में विभिन्न जो है टर्म है, जीएनपी है, एनएनपी है, ये सब आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, है ना। उत्पाद विधि, वैल्यू एडेड मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं, जिसे अपन इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, इनके कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, कंपनियां कच्चे माल पे चुकाए गए जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से वापस प्राप्त कर लेता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, नीचे बात करते हैं। तो इसका फिलहाल आंसर क्या हो गया, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आय निकालने की कितनी मुख्य विधि हैं, तो मेरे यहाँ राष्ट्रीय आय निकालने की 3 प्रमुख विधियां हैं। ये है भाई उत्पादन विधि, आय विधि और आपका एक्सपेंडिचर व्यय विधि। ये 3 प्रकार से जो है हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय का जो बहुचर्चित फॉर्मूला है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू सभी क्षेत्रों का कुल उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती गुड्स का कॉस्ट प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। ये है नेशनल इनकम का जो है आपका सूत्र फॉर्मूला है। अब आइए समझते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमेशा अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही जोड़ा जाता है। अंतिम वस्तुएं और सेवाएं भी जोड़ लीजिए, इनका मूल्य ही जोड़ा जाता है ना। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत भी जोड़ लिया जाए, मान लीजिए जो जोड़ा तो नहीं जाता है, अगर गलती से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, दोहरी गणना हो जाएगी। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझेंगे। कोई बिस्किट बनाने की एक कंपनी है, जिसे अपन बेकरी कह लेते हैं बोलचाल के भाषा में। ये इनपुट जो वस्तु खरीदा, आटा, चीनी वगैरह खरीदा,
और यहाँ से आउटपुट वस्तु के रूप में ये जो है पाव या बिस्कुट बनाने का काम करता है। अगर इनपुट यानी मध्यवर्ती वस्तु वगैरह की भी कीमत यानी यहाँ से आटा चीनी की भी कीमत एक बार जोड़ दिया जाए, जो भी होता है मान लीजिए 5 रुपया, और ये पाव का कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, दोनों जोड़ दिया जाए तो ये जो फाइनल 15 रुपये आया, इसमें आप देखते हैं कि उसी आटा से बना हुआ प्रोडक्ट का एक बार पहले भी जोड़ दिया गया है और फिर बाद में जब फाइनल वस्तु बन गई उनका भी जोड़ दिया गया है। तो एक ही चीज का ये दोहरी गणना हो गया है। इसी से बचने के लिए जो है मध्यवर्तीय वस्तुओं के कोष्ठ को हम शामिल नहीं करते हैं जब राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही हो। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि मध्यवर्तीय वस्तुओं को हम क्यों शामिल नहीं करते हैं जब राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आपको कहना है दोहरी गणना से बचने के लिए। अगला पॉइंट है हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था उन पे आधारित है कि कंपनियां केवल टैक्स कलेक्टर का काम ही करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम के कारण सामान के उत्पादन से लेकर बिकने तक का हर स्टेज पे चुकाया गया टैक्स कंपनी को वापस मिल जाता है। ये कैसे मिलता है मैं नीचे बात कर रहा हूं। पहले तो आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। कोई भी फर्म मतलब कंपनी है ना, कोई भी फर्म या कंपनी को इनपुट वस्तुओं पे चुकाया गया टैक्स का वापस मिलना ही आईटीसी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब जो है नीचे समझेंगे। पहले इससे पहले आपको एक चीज समझना होगा तब आप आईटीसी को समझ लेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई एक साबुन बनाने वाली कंपनी है, ऊपर में हमने बिस्किट बनाने वाली कंपनी लिया था। साबुन बनाने के लिए मान लो जो भी ग्लिसरीन वगैरह कुछ भी लगता होगा, जो भी शुरुआती मटेरियल लगता होगा, है ना, तो इसको खरीदने पे कंपनियां ने कुछ टैक्स सरकार को पे करा। ठीक है, जब साबुन क्या हो गया, इन कंपनी के लिए साबुन क्या है, फाइनल गुड है, अंतिम वस्तु है। जब ये साबुन सेल हो गया और ये साबुन पे जो जीएसटी कलेक्ट किए हमने, ठीक है ना, जीएसटी कलेक्ट किए, तो ये जीएसटी भी सरकार को जाएगा, लेकिन ये जीएसटी पूरा का पूरा 100% सरकार को नहीं जाएगा। तो भाई कितने प्रतिशत जाएगा, तो ये कंपनी जो अपने इनपुट मटेरियल के ऊपर जितने भी टैक्स सरकार को पे कर चुका था उतना टैक्स घटाने के बाद जो बचेगा वो सरकार को जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया। मान लीजिए इन्होंने इनपुट वस्तु पे पहले 2 रुपया टैक्स के रूप में पे किया था, फाइनल गुड पे ये टैक्स वसूली का काम करता है 5 रुपया। चूंकि 5 रुपया ये टोटल के टोटल सरकार का है, लेकिन 2 रुपया पहले चुका देने के कारण अब सरकार को ये कंपनी मात्र 3 रुपया ही चुकाएगा। इसे ही आईटीसी सिस्टम कहते हैं कि भाई इनपुट मटेरियल पर किए गए खर्च टैक्स के रूप में जब फर्म को पुनः क्रेडिट हो जाता है या मिल जाता है तो उसे आईटीसी सिस्टम कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया। अब एक नीचे एग्जाम्पल है, ये भी साबुन का है, इसीलिए मैंने साबुन की कंपनी लेकर समझाया हूं। देखिए सरकार जो है किस तरीके से पूरा टैक्स जनता से ही कलेक्ट करता है। ये मान लीजिए लक्ष्य साबुन बनाने की जो कंपनी है ना, तो भाई साबुन के ऊपर जो टैक्स वगैरह लिखा होता है ये जनता तो चुकाता है, कंपनी उस पे थोड़ा भी टैक्स नहीं चुकाता है। कंपनी फिर क्या करता है भाई, कंपनी फ्री में ही खोलने देते हैं क्या सरकार? नहीं, कंपनी अपने शुद्ध मुनाफा के ऊपर टैक्स चुकाते हैं, यानी इनकम टैक्स चुकाने का काम करता है जो भी उस कंपनी का ऑनर होता है, न कि सामान के ऊपर टैक्स चुकाता है कंपनी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि एक साबुन की एमआरपी मान लीजिए 30 रुपया है, नीम साबुन है, 20 रुपया इसे बनाने की लागत है, कंपनी का शुद्ध लागत, 5 रुपया कंपनी का मालिक चाहता है कि मुझे पर साबुन फायदा हो, और 5 रुपया सरकार का टैक्स है जो सरकार एक टैक्स स्लैब फिक्स करता है उसके अनुसार। तो इस साबुन जो 20 रुपए का था अब बढ़ के 30 रुपया हो गया। ये 30 रुपया कौन पे करेगा? आम जनता पे करेगा, है ना, जिसमें क्या क्या शामिल है, कंपनी का मुनाफा और टैक्स दोनों शामिल है। क्योंकि यहाँ एक साबुन के ऊपर 5 रुपया सरकार का टैक्स है और आईटीसी मैंने ऊपर में समझाया है ये पांचों के 5 रुपया सरकार के पास नहीं जाएगा। जो इनपुट मटेरियल के ऊपर मान लीजिए एक साबुन के पीछे 1 रुपया अगर चुका दिया होगा कंपनी, तो यहां से सिर्फ 4 रुपया ही जाएगा सरकार को। ठीक है, हाँ सरकार को, सही बात है ना भाई। तो यहाँ पे कंपनी 1 रुपया भी टैक्स चुकाया क्या इस प्रोसेस में, साबुन बनने की प्रोसेस में? नहीं चुकाया, नहीं चुकाया। पूरे के पूरे जो है जनता से लिया गया टैक्स। लेकिन फिर कंपनी क्या फ्री में ही चलाते हैं इंडिया में? अगर ऐसा होता तो सब खोल लेता। नहीं, कंपनी भी टैक्स चुकाते हैं अपने मुनाफा के ऊपर, यानी इनकम टैक्स के रूप में चुकाते हैं। आई होप आप समझ में आ गया आपको। देखिए राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ कुछ अवधारणा है, टर्म है ना, इसी को अपन पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है।
सबसे पहले जीडीपी, इसका फुल फॉर्म भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। किसी एक वित्तीय वर्ष, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे इंडिया का हो चाहे किसी अन्य कंट्री का हो, कोई भी एक क्षेत्र का एक फाइनेंशियल ईयर में घरेलू सीमा के भीतर, है ना, एक बाउंड्री के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये सीमा के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अपने यहाँ की फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल कोई भी एक ईयर से चल करके, है ना, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक चलता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में अपनी घरेलू बाउंड्री के अंदर जो भी, है ना, उत्पाद बनते हैं या सेवा के मूल्य होते हैं उन्हें ही जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जीडीपी घरेलू सीमा के अंदर कमाने वाला वो आदमी भारतीय हो सकता है या फिर विदेशी हो सकता है, यहाँ पे दोनों की आय को शामिल किया जाता है। मान लीजिए जेम्स नाम का कोई आदमी है, इंडिया में आके कारोबार कर रहा है, क्योंकि इंडिया घरेलू सीमा के अंदर हो गया तो जीडीपी में जेम्स का इनकम भी जोड़ा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहां पे नोट करके एक चीज लिखा है, जीडीपी में होने वाली वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन, जीडीपी में होने वाली वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को सामान्य वे में दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एनडीपी होता है, एक दिन मैंने और इस पे चर्चा करा था, है ना, कि भाई जी वाले शब्द को हटाना है ना अर्थशास्त्र के टर्म में से, तो भाई उसमें से डिप्रिसिएशन को घटाओ, मूल्य ह्रास को घटाओ, तो जीएन में बदल जाता है, नेट हो जाता है ग्रोस, है ना। तो भाई यहाँ पे एनडीपी, एनडीपी का क्या होता है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, इसे मूल्य ह्रास कहेंगे, है ना, मूल्य ह्रास कहते हैं हिंदी के अंदर, मूल्य ह्रास। ये मूल्य ह्रास क्या होता है, मान लीजिए एक साइकिल आपने 5K का आज खरीदा, 4 साल के बाद बेचोगे तो क्या आपको 5K मिलेगा? नहीं भाई, आपने जो इस्तेमाल किया, जो रीम घसा, चक्का घसा, ब्रेक घसा, है ना, तो जो कमी आए उनके मूल्य में, उसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं, ये घिसी पिटी के कारण, उपयोग करने के कारण। ठीक है, तो जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो है वैल्यू मिलती है। अब एक है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, अभी आपने जीडीपी समझा, जब जीडीपी में एक्स जोड़ के एम को घटा देते हैं तो जीएनपी निकलता है। अब जीडीपी तो आप समझ चुके हैं कि किसी एक दायरे के भीतर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। तो एक्स क्या जोड़ना है और एम क्या घटाना है, ताकि हम जीएनपी समझ लें। तो एक्स क्या होता है, देसी नागरिक द्वारा विदेशों में अर्जित आय, राम नाम का लड़का लंदन में कमा रहा है तो राम का इनकम इसमें जोड़ा जाएगा, है ना। और हैरी नाम का लड़का जो है बिहार में कमा रहा है तो हैरी का इनकम इसमें से घटाया जाएगा और तब जो रिजल्ट आएगा उसे हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जीडीपी में देसी आदमी के द्वारा विदेशों में कमाए जाने वाले रकम को जोड़ के विदेशी नागरिक के द्वारा देश के अंदर कमाए गए रकम को जब घटा देते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त होता है। बहुत इजी है, सीक्वेंस से समझते चलिए। यहां पे एक क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, नाम से स्पष्ट है भाई, ना आपसे कुछ मुझे लेना है ना मुझे आपको कुछ देना है। उत्तर कोरिया बहुत ज्यादा तक इसी नियम को फॉलो करता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या हो जाता है, वस्तु की निर्यात और आयात पूरी तरीके से ठप होती है, न अंदर की वस्तु बाहर आ पाती है और न बाहर की वस्तु अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो ऐसे अवस्था में क्या होता है, जो राम जाके कमा रहा था लंदन में और जो हैरी आके कमा रहा था बिहार में, ये तो आदान प्रदान ही चौकअप हो गया है, ठप हो गया है ना। तो ऐसी अवस्था में एक्स और एम का वैल्यू बराबर हो जाता है ना, और जो है जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाता है। मतलब जो ये आपके लास्ट के दो टर्म है, इन दोनों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है बंद अर्थव्यवस्था में, कि भाई नहीं कोई कहीं से कुछ आ रहा है ना कहीं से कुछ जा रहा है, तो सिर्फ जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाता है। किस केस में, जब किसी राष्ट्र में क्लोज्ड इकोनॉमी का रूल फॉलो किया जा रहा हो, उस केस में जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाता है। अब आते हैं एनएनपी, है ना, नेट
नेशनल प्रोडक्ट। अभी मैंने कहा कि जब भी इकोनॉमिक्स के टर्म में से जी को हटाना हो और एन को लाना हो तो आपको डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। तो अभी जीएनपी जो हम लोगों ने देखा था, इसके जस्ट ऊपर जीएनपी जो हमने देखा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो उस जीएनपी को जब हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे जीएनपी में से तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। डिप्रिसिएशन क्या होता है? मूल्यह्रास, अभी बताया था। ठीक है, अब यहां पे हाथ डाल के एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एनएनपी को ही किसी देश की जनसंख्या से भाग देकर उस देश की पर कैपिटा इनकम ज्ञात किया जाता है ना। मान लीजिए 100 रुपया एनएनपी है इंडिया का और इंडिया में 10 लोग मात्र निवास कर रहे हैं, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है 10 रुपया प्रति व्यक्ति हो जाएगी। लेकिन इतना छोटा जनसंख्या नहीं है हमारा। ठीक है, याद रखिए इंडिया में वर्तमान समय तक जो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला स्टेट है ये गोवा, सिक्किम, तेलंगाना, दिल्ली, ये सब टॉप पे बैठे हुए प्रति व्यक्ति वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बराबर टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन का भागफल, जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को मैंने सूत्र के मोड में लिख दिया है। टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन से अब जब आप भाग करते हो तो पर कैपिटा इनकम निकलता है। अब यहां पे आइए, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, साधन लागत फैक्टर कोस्ट पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट को ही असली राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अभी मैंने कहा भाई एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, फिर मैंने कहा एनएनपी को जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकलेगा। अब एनएनपी भी दो प्रकार से मेजर होती है, फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट वैल्यू पे, है ना। तो जो फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी होता है उसे ही हम नेशनल इनकम मानेंगे। इन दोनों में रिलेशन क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ये एक सूत्र है, ये एक फॉर्मूला है, इसे जरूर याद रखें। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है? एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, या इसी चीज को दूसरे मोड में लिखेंगे तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अब ये क्या है ना, देखिए मैंने अभी कहा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी है इंडिया में एक कैलकुलेटेड, और सभी अप्रत्यक्ष कर के जगह पे जीएसटी आ गया है, माइनस सब्सिडी, है ना। अब यहां पे आपका सूत्र है फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी का कि भाई एनएनपी मार्केट प्राइस पे होना चाहिए, मार्केट प्राइस पे होना चाहिए, और माइनस जो है आपका एनआईटी होना चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एक स्लैब और तोड़ेंगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस, अब एनआईटी का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जब अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा दिया जाता है। तो यहां पे मैं अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी लिख देता हूं और माइनस यहां पे मैं सब्सिडी लिख देता हूं। ठीक है, अब कॉस्ट को हटाइए तो क्या हो जाएगा? एनएनपी मार्केट प्राइस पे माइनस जीएसटी, और ये माइनस हो जाएगा प्लस सब्सिडी। तो इसीलिए ये सूत्र को देख के चौंकिएगा नहीं। अब जिनको प्रॉपर सब चीज पता है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, जिन्होंने सिर्फ रट्टन मार लिया है तो उनको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी होता है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर इसको एक और दूसरे टर्म में सीखें तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होता है। और ये कैसे आया मैंने ऊपर आपको समझा के दिखाया है। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कारक लागत को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ऊपर में बता दिया था। मार्केट प्राइस और कारक लागत फैक्टर कॉस्ट में क्या संबंध होता है, क्योंकि आपके लिए नया होगा, है ना। तो ये क्या संबंध होता है यहां देखिए जो मार्केट प्राइस होता है वह कीमत होता है जिस पर हम दुकान से सामान खरीदते हैं। जैसे मैं ऊपर में एक साबुन खरीदा था जिसमें, है ना, उस प्रोड्यूसर को उत्पादक का लाभ भी शामिल होता है और जीएसटी भी शामिल होता है, जो 5-5 रुपया शामिल किया गया था। लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट है वह असली लागत होता है
जो सामान को बनाने में लगी है, इसमें टैक्स शामिल नहीं होता है। तो इन दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है मार्केट प्राइस में और आपका फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट जो सिर्फ बनाने में कॉस्ट आया है उतना ही शामिल है, मार्केट प्राइस में उसमें जीएसटी भी शामिल होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में दिए गए कथनों को पढ़कर सही उत्तर का पता कीजिए। अब तक कौन बोर नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता है। जो बोर होके यहां से चला गया है वो बोर होके जो है सब दिन जाता ही रहेगा। ठीक है, उनको चाहिए लॉलीपॉप वाला, है ना। घाटम का प्लेयर कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई कब बजाया था, सचिन तेंदुलकर को पद्म श्री कब मिला था, विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, इतना ही में रह जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना करके तुम खुश नहीं होना, जमाना बदल गया है। ठीक है, निम्नलिखित में दिए गए कथनों को पढ़कर सही उत्तर का पता कीजिए। पहला है, कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क डांस फेस्टिवल कोणार्क मंदिर प्रांगण में हर साल दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है, जो 5 दिनों तक चलता है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, तट मंदिर जिसे शोर टेम्पल कहते हैं, इसमें 3 मंदिरों का समूह है। वैसे तो प्राचीन काल में 8 से 10 मंदिर माना गया, लेकिन वर्तमान समय में 3 माने जाते हैं, जिसमें से एक शिव को और दूसरा विष्णु को, जिसमें से एक शिव को और दूसरा विष्णु को। यहाँ पे एक चीज गलती हो गई है, जिसमें से 2 शिव को कर लेना और 1 विष्णु को कर लेना, और फिर उपयुक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। मैं इसको सही करके दूंगा पीडीएफ में। जब 3 मंदिर है तो तीनों का ब्यौरा होना चाहिए, 1-1 लिखा है मतलब 2 ही हुआ ना दोस्त, है ना। तो इसीलिए 2 शिव को और 1 विष्णु को समर्पित हो जाएगा, तब ये दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। देखिए, ओडिशा के पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर 13वीं सदी, है ना, कलिंग वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क के जो मंदिर है, जो उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर है, इसे जो है अपन ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं ना, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ब्लैक पैगोडा प्रथम बनवाया था नरसिंह। हाँ, इनके अलावा यह मंदिर एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यह मंदिर सूर्य के एक विशाल रथ के आकार में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है। कभी कभी जो प्राचीन बिल्डिंग या टेम्पल वगैरह हैं उनके मटेरियल पूछे जाते हैं, भाई लाल पत्थर से बना है, बलुआ पत्थर से बना है, इसके अलावा पकी हुई ईंट से बनी है, कच्ची ईंट से बनी है, ग्रेनाइट से बनी है, ये सब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कितने जोड़ी सजावटी पहिए हैं, तो इसमें 12 जोड़ी सजावटी पहिए हैं, है ना। इसके अलावा 7 घोड़े हैं इस मंदिर में, जो समय और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। 1984 में यूनेस्को के धरोहर में इसे शामिल करा गया था। यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखा है, 24 पहिए, है ना, 24 पहिए यानी 12 जोड़ी मतलब 24 ही होता है। 24 पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाता है, दिन रात में जो होता है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है ना। प्रत्येक पहिए में 8 बड़ी और मोटी तिल्लियां होती है, जिसे स्पोक कहते हैं, जो दिन के 8 पहर को जो है इंगित करता है। ठीक है भाई, तो अपने आप में एक पूरा खगोल विज्ञान है जो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोणार्क मंदिर में नृत्य कक्ष भी है ना, जिसे नट मंदिर कहा जाता है, जो डांस हॉल है कोणार्क के मंदिर में। वैसे दूसरे मंदिर में भी जो नृत्य कक्ष होते हैं ना, उसे डांस हॉल या नट मंदिर ही कहा जाता है, जहां प्राचीन काल में देवदासियां भगवान की आराधना में शास्त्रीय नृत्य करती थी। ठीक है भाई, इसे जो है ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोणार्क नृत्य महोत्सव कोणार्क मंदिर प्रांगण में हर साल दिसंबर महीने के शुरुआती 5 दिन में जो है आयोजित करा जाता है। ठीक है, गुजरात में, है ना, गुजरात में मेहसाना जिले में स्थित ऐतिहासिक मोढेरा का सूर्य मंदिर है, जो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, है ना। एक बार क्या हुआ भाई, ये मोढेरा का मंदिर गुजरात में है, सभी को मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन ये किस जिला में है ये नहीं पढ़ाया था, और एग्जाम में आपके जो है ना डिस्ट पूछ दिया था इसका, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन, है ना। तो भाई अब जो है ये गलती दोबारा नहीं होगी, मेहसाना जिला भी याद रखिएगा। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु थे, इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, इसे ध्यान रखेंगे। पल्लव वंश के जो फाउंडर हैं ये सिंह विष्णु हैं और इनकी राजधानी कांचीपुरम
है ना, तमिलनाडु में हुआ करता था। महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफा मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? पल्लव राजा। इसीलिए पल्लव वंश के संस्थापक को पहले ही बता दिया, है ना। और ये जो पल्लव राजा थे इनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया गया ऐसा माना जाता है, जो चेन्नई के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। अब देखिए मैं बातों को थोड़ा भारी कर दिया हूं। चेन्नई के दक्षिण में किस समुद्र के किनारे? बंगाल के खाड़ी में। कौन से तट पे? कोरोमंडल तट। तो वही कोरोमंडल तट जो है ना, पूर्वी घाट के तट को कोरोमंडल तट भी कहते हैं, ठीक है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है। गुजरात वगैरह के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम में 8 रथ है, जिसमें 5 का नाम महाभारत के पांडवों और एक द्रौपदी के नाम पे रखा गया है। ये है धर्मराज रथ, जो सबसे बड़ा रथ है इन सभी पांडव रथ में। भीम रथ अलग से बनाया गया है, अर्जुन रथ अलग से बनाया गया है और द्रौपदी रथ अलग से बनाया गया है। बाद बाकी जो छोटे भाई 2 थे, नकुल और सहदेव, उनके लिए कंबाइंड रथ गुफा मंदिर का निर्माण करवाया गया है, ठीक है भाई। 3 मंजिला धर्मराज रथ जो है रथ मंदिर समूह के सबसे बड़े मंदिर हैं, और द्रौपदी रथ सबसे छोटा जो है रथ मंदिर है, ठीक है भाई। इनके अलावा अर्जुन और द्रौपदी रथ क्रमशः शिव और दुर्गा को समर्पित है, ठीक है। तो कभी कभी ये भगवान के नाम ही पूछ लेंगे, भाई फला जो है किससे संबंधित है। अब आते हैं तट मंदिर पे, शोर टेम्पल। इसमें 3 मंदिर है, जिसमें 2 शिव को और एक जो है तीसरा यहाँ पे लिखेंगे, 2 शिव को और तीसरा विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब एक आता है पट्टदकल का मंदिर समूह। ये भी काफी पॉपुलर है। ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के तट के किनारे स्थित है। यह चालुक्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका निर्माण चालुक्यों ने किया होगा। यह 10 प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ और उत्तर भारतीय नागर शैलियों के अनूठे मिश्रण का उदाहरण है। और मैंने कहा था, जब द्रविड़ शैली और नागर शैली मिलके बनती है कोई भी चीज, तो उस मिले जुले शैली को हम लोगों ने नाम दिया है वेसर शैली। तो आप कहेंगे पट्टदकल का जो मंदिर समूह है उसमें नागर द्रविड़ का तो इस्तेमाल हुआ ही है, साथ ही आप बेसर भी कहेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं रहेगी। अब यहाँ पे नोट करके लिखा है, जो पट्टदकल का समूह में है मंदिर बनाया गया है ना, उसमें जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो भाई इस समूह में सबसे प्रसिद्ध मंदिर में जो है शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर है, जिनका निर्माण रानी लोकमहा देवी द्वारा करवाया गया था, ठीक है भाई। पट्टदकल के मंदिर में एक जैन मंदिर भी है, ठीक है। तो ये जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य के जगह जो है यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया है। ये आपका जो है अलग है ना, अपवाद है। जैसे सभी के सभी मंदिर एक आदमी ने बनवाया, एक वंश ने बनवाया, लेकिन उसी ग्रुप का कोई एक जो है अलग ने बनवाया, तो भाई ये अपवाद माना जाएगा। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि भाई पट्टदकल के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो उस केस में आपको राष्ट्रकूट आंसर करना है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पता ही होगा, दंती दुर्ग नाम था इनका, और इनकी राजधानी रही थी मान्यखेत, है ना, मान्यखेत या मान्यखेत, ठीक है भाई। मिलता जुलता परंतु अलग फैक्ट यहाँ पे इस मंदिर से संबंधित और समझते हैं। देखिए भीमबेटका का शैल आश्रय, रॉक शेल्टर भीमबेटका, ठीक है भाई, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में एक रायसीना पहाड़ी है जो राष्ट्रपति भवन से संबंधित है, ये रायसेन जिला है, ठीक है भाई, है ना। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में चित्र है, सबसे पुराने चित्र जो 10,000 वर्ष से भी पुराने माने जाते हैं। इसी को शिनाख्त करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भीमबेटका का शैल रॉक शेल्टर है उसकी मतलब एज क्या है, तो आप कहते हो मोर देन 10,000 वर्ष, ठीक है भाई। यही बात पे आगे बढ़ते हुए हम ये स्टेप में बोल पाते हैं, ठीक है। नोट यहाँ पे लिखा है कि भीमबेटका की गुफाओं में जो है
छोटे बड़े मिला के 750 से भी अधिक चट्टानी शेल्टर है, इसे ध्यान रखेंगे। भाई जयपुर में हवा महल की खिड़की पूछा जा सकता है, जो इतनी ज्यादा महत्व की नहीं है इस भीमबेटका के सामने, ठीक है, तो ये क्यों नहीं पूछा जाता, याद करके बताइएगा कि उस हवा महल में खिड़कियों यानी झरोखों की संख्या कितनी है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और प्रश्न, खजुराहो में एक मंदिर समूह है ना, जिनका निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पे जो है कामुक चित्रों को उभारा गया है, उकेरा गया है, नक्काशी किया गया है मंदिरों के ऊपर, है ना, और ये बनाने का काम किया है चंदेल राजवंश, है ना, और ये अवधि होती है 1025 से 1050 ईस्वी के बीच में। अब इस खजुराहो टेम्पल में बहुत सारे टेम्पल है, तो इस टेम्पल में जो सबसे बड़े टेम्पल है इनका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चित्रकारी तो आपको पता ही है ना, नहीं आता है मुझे, है ना। देखिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे के क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में पहले स्टीम इंजन से संचालित रेलगाड़ी, मालगाड़ी जिसे कहते हैं, 1837 मद्रास में चलाया गया था। स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, एक बार गलत लगाता हूं, एक बार सही, सोचिए। मेरे हिसाब से सही है, आप लोगों के हिसाब से क्या है। दूसरा है, भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन और नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, स्रोत का उपयोग इत्यादि के माध्यम से शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो जिसे बोलते हैं, रेलवे भी अपना एक प्रण लिया है नेट जीरो का, है ना, तो की ओर अग्रसर है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। अब जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जब भाई डीजल की खपत हम कर ही नहीं रहे हैं, कोयला से धुआं निकाल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे केस में हम कार्बन उत्सर्जन तो कम कर ही रहे हैं, जो धीरे धीरे नेट शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की तरफ हम अग्रसर हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, आइए नीचे समझते हैं। देखिए 1832 में क्या हुआ कि मद्रास में भारत की पहली रेलवे लाइन का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया कि भाई यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जा सकता है। पहली स्टीम इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी 1837 में मद्रास में ही चलाया गया, जो माल ढुलाई खास करके ग्रेनाइट को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस समय अंग्रेज ने लोगों का हित देख के ये रेलगाड़ी नहीं चलाया था। ये रेलगाड़ी सिर्फ अपने व्यापारिक मंशा को और आगे बढ़ाने और उसमें सहूलियत लाने के लिए चलाया गया था, जो ग्रेनाइट ढोने का काम करता था। और इसकी शुरुआत 1837 में ही हो गई थी। हालांकि प्रस्ताव ये 1832 में ही आ गया था। ठीक है भाई, इसके अलावा ये तो हो गई मालगाड़ी। पहली यात्री रेलगाड़ी जब आपसे कहेगा तो 1853 में डलहौजी के समय बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करवाया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, खाली रेलगाड़ी या मालगाड़ी कहे तो आपको 1837 आंसर करना है, और जब पैसेंजर ट्रेन कहे तो 1853 आंसर करना है। ये पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए जो है डलहौजी ने गवर्नमेंट को मनाया था, इसीलिए भारतीय रेल का जनक डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रेल का जनक डलहौजी को कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इनके अलावा पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन, अब तो मैंने ओवरऑल भारत में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन का बताया, अब पूर्वी भारत, चूंकि आजकल पूर्वी टुकड़ी जो है हमारा, वहां पे जो योजना आएगा वो भी एग्जाम में आएगा, उनसे संबंधित जो बात आएगी वो भी एग्जाम में आएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे भी पूछ लूं फिर से, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है भारत का, जगह का नाम है, बताइएगा। ठीक है, याद दिलाने के लिए बता दूं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वहां से स्टार्ट किया गया था। अब तो पकड़ लो रसगुल्लों, बता दो, है ना। देखिए पूर्वी भारत की पहली ट्रेन जो है 15 अगस्त 1854 को कोलकाता, है ना, के हावड़ा से हुगली तक 39 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। तो ये है भैया, कोलकाता से हावड़ा के बीच चला था 1854 में, और ये 39 किलोमीटर। मुंबई से ठाणे 1853 में पहला पैसेंजर ट्रेन 34 किलोमीटर। पहला रेल 1837 में मद्रास में ग्रेनाइट ढुलाई के लिए चलाया गया था। पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो ट्रेन होता है ना, 1984 में शुरू हुआ था।
कोलकाता मेट्रो, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब तो बहुत जगह मेट्रो है जी, हमारे पटना में भी मेट्रो है। इसके अलावा भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? इलेक्ट्रिक ट्रेन कहने का मतलब भैया इलेक्ट्रिक इंजन है ना, ट्रेन में खाली इंजन थोड़ी होता है, डब्बा होता है, तो इंजन का वैल्यू है। डब्बा तो आप कुछ भी लगा दो, आपने कभी कभी देखा भी होगा मालगाड़ी वगैरह में 4 गैस का कंटेनर है, 4 बीच में खाली है, फिर लोहा के सीट लदे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मिक्सअप वाला डब्बा आपने देखा होगा, ठीक है। तो वही इंजन की वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी, यानी इलेक्ट्रिक इंजन की जो शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 1925 को हुआ था, है ना। और ये मुंबई सीएसटी से तत्कालीन विक्टोरिया टर्मिनस से जो है कुर्ला हार्बर तक चलाया गया था, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा मेरे दिमाग के उपज के हिसाब से बन रहा है कि हाल में ही भारतीय इलेक्ट्रिक इंजन ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो आप कहेंगे 100वां वर्षगांठ, क्योंकि 2025 में इसके 100 साल पूरे हो गए होंगे, ठीक है। पहला लोकोमोटिव, अगर आपको याद हो कि इसी बात को मैं एक दूसरे संस्था के ऊपर बताया था और बाद में एग्जाम में आया था, जो भारतीय खान ब्यूरो है ना, उसके बारे में बताया था कि भाई ये जो है अपनी एक राउंड फिगर वाला वर्ष के साथ गुजर रहा है, स्थापना से लेके एग्जाम में आ सकता है, आ गया था। उसके बाद और अगर याद हो मेंडलीव की आवर्त सारणी 150 वर्ष हाल फिलहाल में हुआ था, एक दो साल पहले, उसको भी बताया था और कुछ एग्जाम में देखने को मिला था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, नस पकड़िए एग्जामिनर का कैसे सोचता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए, पहला लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र 1950 चितरंजन में हुआ था। तो इससे हम करते हैं कि भाई चितरंजन में जो लोकोमोटिव है ना, अगर पंचवर्षीय योजना के टर्म में पूछता है 5 ईयर प्लान, है ना, तो इसे हम पहला पंचवर्षीय योजना इसीलिए कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पहला कोच निर्माण संयंत्र 1955 में जो है मद्रास में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय तक भारतीय रेल के पास 13,500 से अधिक इलेक्ट्रिक इंजन है और 4,000 से अधिक डीजल इंजन है। धीरे धीरे हम डीजल इंजन को कम करके इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, इसका मतलब अभी डीजल इंजन का भी बोला वाला है, ठीक है। 2016 तक जो है रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था आम बजट से, लेकिन 2017 में दोनों को मर्ज करके एक साथ पेश किया गया था। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है ना, नेट जीरो जिसे बोलते हैं, का लक्ष्य रखा है रेलवे अपने तरफ से। और ये जो अचीवमेंट है वो किसके थ्रू अचीव करेंगे? तो इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉड गेज, मतलब जितने भी ब्रॉड गेज है उनको रूट को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया, विद्युतीय कर दिया गया। इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगा, धुआं नहीं निकलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। साथ ही साथ ऊर्जा के और कुछ नवीकरणीय स्रोत से भी रेल चलाए जाएंगे जो उन्हें अचीव करने में मदद करेगा, जैसे हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इत्यादि, ठीक है भाई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर जो है ये दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब हैं और जो आपके रेल बोर्ड के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये सतीश कुमार साहब हैं। दोनों को ध्यान रखना है ना। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1990 में हुआ था, लेकिन इनकी संचालन 1998 में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ये कोंकण रेलवे जो है एक प्रकार का एडवेंचर है। आप यात्रा करेंगे तो आपका एक अलग फीलिंग रहेगा, क्योंकि रास्ते में कई सारे टनल, कई सारे ब्रिज होके गुजरना पड़ेगा और बगल बगल में हरी भरी चीज, पहाड़, झरना इत्यादि देखने को मिलेगा, ठीक है, स्वर्ग। तो बहुत दिन लग गया, 8 साल लगा था कोंकण रेलवे को बनाने में। ये मुख्य रूप से 3 राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, गोवा के होते हुए कर्नाटक जाता है। लगभग 760 किलोमीटर लंबा मार्ग है कोंकण रेलवे का, है ना, जो महाराष्ट्र के रोहा के पास से शुरू होकर कर्नाटक के मंगलूर के थुकूर तक जाता है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में केंद्र सरकार के अलावा 4 राज्यों की हिस्सेदारी है। देखिए, पटरी 3 राज्य में माना जाता है ना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, लेकिन जो इसमें शेयर है वो केंद्र सरकार का है, साथ में 4 राज्यों का है, जैसे महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, गोवा का है और केरला का भी है, ठीक है। इनके अलावा नोट करके एक चीज और लिखा है, मई 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय करने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसे भी याद कर लेना भाई। एक छोटी सी बैंक का विलय होता है तो एग्जाम में आ जाता है, ये इतनी बड़ी संस्था है, इसके विलय की मंजूरी पास हो गई तो ये जरूर एग्जाम में आता है, ठीक है।
प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई लाइनों, दोहरीकरण, डबलिंग, है ना, मल्टी ट्रैकिंग, है ना, और अन्य कार्य से संबंधित 100 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया था। VVI इसे भी करेंगे। मैंने कहा ना, उतना ही करंट पढ़ाऊंगा जितने में आपका काम भी हो जाएगा। क्लास में 10-15 बात करंट की होती है, 2-3 लिखित रूप में और मौखिक रूप से, उसे भी जो है ध्यान रखते जाइए। इतना ही करंट में आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरे दुनिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, इतनी एबिलिटी थोड़ी, हम लोग सुपर कंप्यूटर थोड़ी है भाई, है ना। तो काम का पढ़ो सिर्फ। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए रेलवे की कितने परियोजनाओं को आवंटित किया गया या मंजूरी दिया गया? तो 100 परियोजना, ध्यान रख देना। भारतीय रेलवे नेटवर्क के आकार में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल है ना, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल है आफ्टर चाइना। ठीक है, सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क का जो फैलाव है ये आपके उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, रहना भी चाहिए। इनके अलावा हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बना था, 2023 में ही अचीव कर लिया था। भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन भी हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पे ही ट्रायल शुरू किया गया, हालांकि अभी फुल फ्लेज में नहीं चलता है। कवच एक रेलवे में प्रोटेक्शन प्रणाली है ना, जो कोलिजन को रोकने का काम करता है, टक्कर को रोकने का काम करता है ना, टकास, है ना। ये ट्रेन कोलिजन को रोकने वाली एक सिस्टम है कवच। ठीक है, इनके अलावा सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है जिनका नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन। ठीक है भाई, सिक्किम का पहला रेलवे निर्माणाधीन है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विभिन्न एथलेटिक्स गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। ट्रिपल जंप का सही अनुक्रम होता है हॉप, स्टेप एंड जंप। 3 गो जंप होता है ना, तो बराबर लिखा है भाई, हॉप, स्टेप एंड जंप होता है। ठीक है, दूसरा है पोल वॉल्ट, एक फील्ड इवेंट होता है जिसमें डंडे पोल के सहारे ऊंचाई को पार करना होता है, ये भी सही है। एक लचकदार डंडा होता है, आपने देखा भी होगा वीडियो वगैरह में, है ना, उस डंडे पे भार रखते हुए लचक के साथ एक जो है आपका बारा रहता है, उसको पार करना होता है, जिसे पोल वॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल जंप जिसे हॉप, स्टेप और जंप भी कहा जाता है, ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स की एक प्रमुख फील्ड स्पर्धा है ना, इसे ध्यान रखेंगे। हॉप क्या होता है, स्टेप क्या होता है, जंप क्या होता है, ये ट्रिपल जंप के 3 स्टेप हैं, है ना, और इनके मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कभी कभी पूछेगा हॉप किससे संबंधित है, तो ट्रिपल जंप से। हॉप क्या होता है ट्रिपल जंप में, तो आता रहेगा तब ना बनाओगे जी, नहीं तो दांत खटखटा के आ जाओगे, है ना। तो हॉप क्या होता है, एथलीट जिस पैर से टेक ऑफ बोर्ड से हवा में उछलता है, उसे उसी पैर पर जमीन पर उतरना, लैंड करना होता है। मतलब कूदने के लिए जो पैर पर बल दे के कूदा, उसी पैर पे बल दे के नीचा उतरना होता है। अगर नहीं उतरा, दूसरा पैर पे उतरा, तो फॉल माना जाएगा। सोचिए कितना ज्यादा सटीक दिमाग रखना होता होगा ट्रिपल जंप में भाग लेने के लिए। स्टेप क्या होता है, हॉप की लैंडिंग के तुरंत बाद, जैसे ही भाई कूदा इस टांग से, लेफ्ट वाले टांग से, फिर लेफ्ट टांग से ही जमीन पे उतरा, और जैसे ही लैंड हुआ, है ना, इसके तुरंत बाद एथलीट को आगे बढ़ते हुए दूसरे पैर पर लैंड करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए लैंड करना होता है, आगे बढ़ते दूसरे पैर पर लैंड करना होता है। इसके अलावा जंप, स्टेप वाली पैर से अंतिम बार पूरी ताकत से, अब स्टेप में जिस पैर से लैंड किया होता है, उसी पैर के सहारे पूरी ताकत से हवा में उछलकर दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सैंड पीट में, यानी जो बालू का जगह होता है, उसमें कूदना होता है। यही है आपके ट्रिपल जंप का क्रम। भारत के कुछ प्रमुख, गला सूख रहा है, प्रमुख ट्रिपल जंप के एथलीट है रंजीत माहेश्वरी, अर्पिंदर सिंह, अब्दुल्ला अबू बकर, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सिल्वर मेडल जीतल थे इन्होंने, है ना, प्रवीण चित्रवेल, ये सब है आपके ट्रिपल जंप के भारतीय खिलाड़ी। अब ऊंची कूद क्या होती है, आज हमने एथलीट को समझाने का काम किया है, जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो भी खेल वगैरह आते हैं,
है ना, इंपॉर्टेंट वाली। ऊंची कूद भी एक ट्रैक फील्ड एथलेटिक्स की एक प्रमुख फील्ड स्पर्धा है। इसमें उपयोग होने वाले क्रॉस बार जो 12 होता है वो फाइबर ग्लास का बना होता है। फाइबर ग्लास का 12 क्यों बना होता है, लोहा का क्यों नहीं, तो इस बात को अपन ऐसे समझेंगे कि भाई जो ऊंची कूद होती है वो हर आदमी पार ही तो नहीं कर जाता, कोई कोई फॉल करता है, डंडा में चिपक जाता है, और डंडा अगर लोखंड का हो, लोहा का हो, गिरेगा, चोट वगैरह, मुंह कान फूटेगा। इसीलिए फाइबर ग्लास का एक हल्का मटेरियल का बनाया जाता है कि अगर फॉल भी हो, डंडा में टच भी हो, तो चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऊपर से ये लचीला भी होता है। ऊंची कूद हाई जंप में उपयोग होने वाला जो क्रॉस बार है, हाई जंप में उपयोग होने वाला जो क्रॉस बार है, जो ऐसी इस प्रकार से दो डंडे के सहारे ऐसा खड़ा होता है, ये हो गया आपका क्रॉस बार, है ना। तो इसकी मानक लंबाई 4 मीटर होती है ना, और वजन 2 किलो तक होती है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तेजस्विनी शंकर कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली जो है भारत के हाई जंप के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ सबसे पॉपुलर मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, लगातार 3 पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ये भी हाई जंप के जो हैं खिलाड़ी हैं। अब आता है पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स की एक फील्ड स्पर्धा है। इसमें एथलीट एक लंबे और लचीले डंडे का उपयोग, जिसे पोल कहते हैं, के सहारे एक अत्यधिक ऊंचाई पर बंधी क्षैतिज पट्टी क्रॉस बार को पार करता है ना। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की ऊंचाई जो है, माफ कीजिए, लंबाई जो है 4.5 मीटर होता है, और लंबी कूद में क्रॉस बार की लंबाई कितना हो रहा था, होने लग रहा था 4 मीटर, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। 3000 मीटर स्टीपल चेस, है ना, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3000 मीटर स्टीपल चेस एक लंबी दूरी की ट्रैक स्पर्धा है ना। इसमें बाधाएं और पानी की कूद शामिल है। इसमें बाधा जो रहता है, ये हर्डल तो रहता ही है, बीच बीच में पानी रहेगा, उसको भी छलांग लगाना पड़ेगा। 3000 मीटर की दौड़ के दौरान एक एथलीट को 7 पानी की कूद का सामना करना पड़ता है। कितने बार पानी मिलता है उसको, तो 7 बार पानी को तरपना पड़ता है। और टोटल जो आपके हर्डल हो जाएंगे 7 + 28 के रेशियो में होता है, यानी 28 हर्डल और 7 पानी वाला, टोटल हो जाते हैं 35। तो आपसे पूछा जाता है कि 3000 मीटर स्टीपल चेस में कुल बाधाओं की संख्या कितनी होती है, तो 35। पानी की कूद की सामना कितनी बार करनी पड़ती है, 7 बार। अब आते हैं नीचे, अब आते हैं भाई शॉर्ट पुट, गोला फेंकने वाला। पुरुष वर्ग में जो है गोले का वजन 7.26 किलोग्राम का होता है, जो 16 पाउंड के बराबर होता है। महिला वर्ग में गोले का वजन 4 केजी होता है, जो पाउंड में 8.8 पाउंड के बराबर होता है। जो थ्रोइंग सर्किल होता है, यानी जो वृत्त जिसके अंदर दायरे में रह के गोला फेंकना होता है, इससे बाहर से फेंके तो आप फॉल माना जाएगा। तो इस सर्किल का जो है ना आपका व्यास होता है, डायामीटर होता है, ये 2.13 मीटर होता है, ठीक है भाई। नोट, हैमर थ्रो और शॉर्ट पुट का आयाम बराबर होता है। अब हैमर थ्रो में पुरुष हैमर थ्रो का वजन कहेगा तो वही आपको जो है 7.26, और महिला हैमर थ्रो का वजन कहेगा तो वही आपको 4 केजी याद रखना है। और यहाँ पे जो आपका थ्रोइंग सर्किल होता है हैमर थ्रो के अंदर भी, इसका भी डायामीटर जो है 2.135 मीटर ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो में आयाम जो है दोनों सेम ही होता है, नियम वगैरह अलग होते हैं थोड़ी। डिस्कस थ्रो, चक्का फेंक, एथलेटिक्स की एक प्रमुख फील्ड प्रतियोगिता है जिसमें खिलाड़ी एक भारी डिस्क को हवा में फेंकता है। पुरुषों के डिस्कस का वजन 2 किलो और महिला के डिस्कस का वजन उसका आधा 1 किलो, और थ्रोइंग सर्किल का डायामीटर 2.5 मीटर। याद रखिए, ये सब जो पैमाना है वो आपको वो मेरिट वाली नंबर दिलाती है जो 100 में से 90 प्लस बच्चा छोड़ के आएगा, और जो बिना पढ़े भिड़ने की कोशिश करेगा तो गलती होने की संभावना 90 से ज्यादा प्रतिशत है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसा क्रिटिकल नंबर मिलेगा आपको। तो भैया अच्छे से पढ़ लो, सफल हो जाओ, राजा माँ बाप का नाम रोशन करो, देश के जीडीपी में योगदान दो। आइए, मैराथन, मैराथन की जो है कितनी दूरी होती है, तो 42.195। ये 3 वर्ड तक याद रखें क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसा ही नजर आएगा आपको, ठीक है। 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 यार्ड। हाफ मैराथन का तो 4-5 अंक तक पूछता है ना। हाफ मैराथन की जो इसका आधा हो जाएगा 21.0975 किलोमीटर, ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा भारत के
पारंपरिक वाद्य यंत्र के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। घटम दक्षिण भारत का एक अत्यंत प्राचीन और पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह कर्नाटक संगीत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल सही है। डोलू कर्नाटक का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह खोखले लकड़ी से बनाया जाता है जिसमें दोनों तरफ चाम मढ़ा होता है। ये भी सही है। उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट सही है। जितने भी स्टेटमेंट है अपने आप में एक प्रश्न और आंसर है, इसीलिए मैं हमेशा सही वाला ही रखता हूं। तो उसको इग्नोर ना करें कि भाई प्रश्न क्या देखना है, सीधे फैक्ट के लिए चलो सर। तो भाई फैक्ट भी तो फैक्ट है ही, प्रश्न भी फैक्ट आंसर है ना, ध्यान रखना। रावण हत्था के बारे में आते हैं। रावण हत्था राजस्थान का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो नारियल के आधे खोल कटोरे में चाम मढ़कर बांस की नली लगाकर बनाया जाता है। इसमें तारों की संख्या 9 होती है ना, तारों की संख्या 9 होती है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अलगोजा, यह राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है। इसमें 2 बांसुरी एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसा आपको देखने में लगेगा। तो अलगोजा और रावण हत्था कहाँ का हो गया, राजस्थान का। कमाइचा भी राजस्थान का है। मंगनियार समुदाय में ये काफी पॉपुलर होता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। कमाइचा ये जो है आम या रोहिरा के लकड़ी को तराश कर बनाया जाता है। ये भी तार वाला जो है वाद्य यंत्र है। और घोड़े के बाल से एक जो है चाबुक के जैसा बनाया जाता है, ऐसा इसमें घोड़े के बाल लगे होते हैं। और इसी घोड़े के बाल को जो है ना, इस जो 14 से 17 तार होते हैं, इस पे ऐसे ऐसे रेस करके बजाया जाता है, ठीक है। गांव घर में आता था पहले ये बजाने वाला, आप देखते होंगे हमारे गांव में से गूंगा कहते थे, है ना लोग। एक जो बाबा गोरखनाथ होते हैं उनके शिष्य आते थे बजाने, अब नहीं आते हैं। धीरे धीरे सब चीज समाप्त होता जा रहा है ना। डोलू कर्नाटक का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। डोलू यह खोखले लकड़ी से बनाया जाता है जिसके दोनों तरफ चाम मढ़ा होता है। भगवान शिव को समर्पित कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य डोलू कुनीथा में जो है, इस डोलू का काफी महत्व है। तो इस डोलू कुनीथा में यही डोलू है, एक वाद्य यंत्र का नाम है और कुछ नहीं है। ये भी कर्नाटक का ही नृत्य है, डोलू कुनीथा। कहल कर्नाटक में जो है पीतल से बना एक लंबा मुड़ा हुआ सिंह के जैसा वाद्य यंत्र है। बिगुल देखे ना, वैसा ही होता है कहल, ठीक है। घुमरा, अब यहाँ पे घुमरा देखिए, घुमरा उड़ीसा में मिट्टी के घड़े के आकार का एक अनोखा चर्म वाद्य यंत्र है जिसका मुंह गोधा लिजार्ड के खाल से मढ़ा होता है। इसके साथ किया गया जो डांस होता है उसे घुमरा नृत्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। घूमर नृत्य कहेगा तो राजस्थान है, घुमरा कहेगा तो कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा महुरी उड़ीसा का एक शहनाई के जैसा पारंपरिक वाद्य यंत्र है, महुरी, तो इसे ध्यान रखिए। केंद्री, ये झारखंड में नारियल के खोल और बांस के तारों से एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, जहां स्थानीय लोगों में काफी पॉपुलैरिटी है इसकी। इसे झारखंडी वायलिन भी कहते हैं, केंद्री को। चिकारा एक वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश में चर्मपत्र और लकड़ी और इस्पात से बना एक तंतुयुक्त वाद्य यंत्र होता है। अच्छा लग रहा होगा या लगा है तो लाइक भी करना, क्योंकि अब गिनी चुनी बच्चे ही हैं मेरे पास जो वास्तव में पढ़ने आते हैं, 100 या 125 बच्चे। उससे ज्यादा मैं जो है आशा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रचार जब तक इंडिया में कोई चीज का नहीं होगा तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे आपका कितना भी खराब मटेरियल है, जब जुआ केसरी इतना ज्यादा बिक सकता है प्रचार के दम पे, तो और चीज तो बिक ही सकता है। और हमारा प्रचार ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से कुछ भी जो है आगे बढ़ पाएंगे हम, ठीक है। तो जो हो पढ़ने वाले कंसस बच्चे उन्हीं को बोल रहा हूँ, बाद बाकी से मुझे क्या मतलब जी। और ये मेरा जो है फर्स्ट काम नहीं है, जैसा कि आपको पता ही होगा, तो मैं इसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। हाँ, लेकिन जो कंटेंट है उसमें फुल इंटरेस्ट लेता हूँ वही, क्योंकि आपका टाइम पास करा के मुझे क्या मिलेगा बताइए ना, कुछ मिलने वाला है? फोकट में बाद में गाली दोगे। इससे अच्छा है कि भाई टाइम पास नहीं कराया जाए। पढ़ाऊंगा तो फुल डेडिकेशन के साथ, नहीं तो फिर नहीं, है ना। घटम है, दक्षिण भारत का है, कर्नाटक संगीत में इसका इस्तेमाल होता है। इसके कई पॉपुलर वादक हैं जो आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तिमिला, चलिए एक क्वेश्चन यहां से पूछ लूं, है ना आपसे। यू श्रीनिवासन क्या प्ले करते हैं, है ना। 4 ऑप्शन देते हैं आपको। घटम है, मैंडोलिन है, बीना है, घटम है, मैंडोलिन है, बीना है, शहनाई है।
बताइएगा क्या प्ले करते हैं यू श्रीनिवासन साहब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तिमिला। तिमिला केरल में जो है ना डमरू के आकार का कटहल की लकड़ी से बना हुआ एक खोखले भाग से वाद्य यंत्र है, जो पंचम वाद्यम, जो केरल में काफी पॉपुलर है। पंचम वाद्यम, पंच वाद्यम में 5 वाद्य यंत्र का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसी में एक है तिमिला जो डमरू के जैसा होता है, और ये कहाँ का है, केरल में होता है। देखिए पंच वाद्य यंत्र में कौन कौन से शामिल होता है, तिमिला, कोम्पू, इलाथम, इडक्का, शुद्ध मध्यलम। ये भाई 5 वाद्य यंत्र का ग्रुप है जो केरल में पंच वाद्य यंत्रम के नाम से पॉपुलर है। तमिलनाडु का पारंपरिक वाद्य यंत्र बंसी। बंसी क्या है, एक प्रकार का बांसुरी है ना, कर्नाटक सॉरी तमिलनाडु में चलती है। नादस्वरम, ये भी आपके जो है कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होता है। यह शहनाई के जैसा वाद्य यंत्र होता है ना। अब कर्नाटक संगीत का है तो साउथ इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं। थाविल, ये तमिलनाडु से है। यह ढोल जैसा वाद्य यंत्र होता है, लकड़ी और चमड़ा से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने पारंपरिक वाद्य यंत्र को देखा। जनगणना 2026-27 क्रमिक नंबर में कहें तो 2021 वाला ही जनगणना है ये, क्योंकि पिछला जनगणना जो हुआ था 2011 में हुआ था। और इंडिया में 10 ईयर पे लगातार जनगणना होती है। इंडिया में जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के समय करवाया गया था। ये वही मेयो है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में किया गया था। और 1881 से जो है रिपन के समय से जो है आपका जनगणना रेगुलर किया गया, ठीक है। तो 21 में होता, लेट हो गया, 26-27 में हो रहा है। इसमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। जनगणना 26-27 के लिए मस्कट शुभंकर जो है का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण में मकानों की गणना से संबंधित टोटल 33 सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन में लिंक के माध्यम से भरे होंगे। तो सिर्फ पहला फेज में जो है मकान से संबंधित ही जानकारी पूछ रहा था। घर में किस मटेरियल की बनी है, फ्लैश वाला टॉयलेट है कि नहीं, कार है कि नहीं, मोबाइल फोन और टीवी दोनों है कि नहीं है ना, घर में कितने परिवार रहते हैं, ऐसा कुछ, कितने कमरे का रूम है, ऐसा कुछ पूछ रहा था ना। इस सब मिला के 33 सवाल पूछे गए। भारत की 10वीं जनगणना का संचालन जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा के जो कार्यालय है उनके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। भारत की जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 के मिली-जुली प्रावधानों के अनुसार करवाया जाता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 246 है। यह बताता है कि जनगणना संघ सूची का सब्जेक्ट है और इसका दायित्व जो है केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 में आगामी जनगणना 2027 के लिए, चूंकि ये जनगणना 26 में भले पहली चरण चल रहा हो, लेकिन ये 27 जो है ये 2027 तक चलेगा, दूसरा चरण पूरा होगा। तो इसके लिए शुभंकर, 2 शुभंकर इन्होंने जो है लागू करवाया। एक प्रगति नाम दिया है, दूसरे का विकास नाम दिया गया है। जो वर्तमान जनगणना जो प्रोसेस में है उनकी थीम क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा विकास है। इसे ध्यान रखेंगे। कितने चरणों में होगा, 2 चरणों में। पहला चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, दूसरा चरण में जनसंख्या गणना होगा, ठीक है। फरवरी 27 से दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। यह पहली बार मौका है जब जनगणना आपका डिजिटल फॉर्मेट में भी किया जा रहा है, स्वगणना के माध्यम से, ठीक है। और जो मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से भी जो हो रही है उसमें कितने भाषाओं में अवेलेबल है, तो आप कहेंगे 16 भाषाओं में जो पोर्टल है, हिंदी और अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा जनगणना के पहले चरण में कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो 33, जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड में भी रखा गया था शायद। भारत में वर्तमान महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय नारायण है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय व्यापारिक मार्ग समुद्री या स्थलीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला है, त्रिपक्षीय राजमार्ग स्थलीय का विस्तार भारत को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से जोड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। त्रिपक्षीय मतलब 3 देश इसमें शामिल है, जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। इसकी कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। इसके रास्ते में 12 स्टेशन रहेंगे, 508 किलोमीटर रहेगी, है ना। स्पीड लिमिट 250 से ऊपर का रहेगा। उपयुक्त दोनों कथन जो है राइट है। त्रिपक्षीय राजमार्ग
ट्राइलेटरल हाईवे एक निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय सड़क परियोजना है जो भारत के मणिपुर को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से जोड़ती है। लगभग 1360 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है यह, जो ईस्ट एक्ट नीति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का जो है व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों में मिठास मधुरता लाना। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखा है त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना, हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत में अत्यंत समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर कन्नौज के अधिकार जमाने के लिए चला था, जिसमें 3 जो है विशाल शक्ति भाग लिए थे। गोपाल थे इनके फाउंडर, पाल साम्राज्य के। इनके अलावा प्रतिहार नागभट्ट प्रथम और राष्ट्रकूट दंती दुर्गा, ये तीनों के जो है ना शासक आपस में लड़ पड़े कन्नौज के मामले में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई इस युद्ध में ना बहुत दिन तक चला ना, मोर देन 200 ईयर तक ये युद्ध चला। तो इसमें कई बार उठापटक हुआ, एक बार कभी राष्ट्रकूट जीते, कभी पाल जीते, लेकिन जो फाइनल कन्नौज हाथ लगा, जो फाइनल जीत हासिल हुई, ये हुआ प्रतिहार को। ठीक है भाई, ध्यान रखना। भारत में ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए ईरान और अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में अपना व्यापार करने के लिए चाबहार बंदरगाह पे अपना अधिकार या फिर जो है अपनी संचालन के लिए राइट ले रखा है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज, ये भी 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक जो है सड़क परियोजना है, सड़क नेटवर्क है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है ये पूछा जाता है, तो ये 5846 किलोमीटर होता है। ये प्रमुख 4 महानगर दिल्ली, बम्बई जो है आपके कोलकाता, है ना, और चेन्नई, इनको जोड़ने का काम करता है। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन है। इसके अलावा चिकन नेक कॉरिडोर, इसके बारे में हमने पहले भी बात करा 35 सीरीज में। चिकन नेक कॉरिडोर क्या है? भारत के जो मेन भारत है वहां से पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए एक छोटा सा संकरी कॉरिडोर है जो चिकन के नेक जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसे चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी जो चौड़ाई है वो मात्र 22 किलोमीटर है। यह भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। यह कॉरिडोर पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इस कॉरिडोर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा कालादान मल्टी मॉडल परियोजना का उद्देश्य भारत में कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ना है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, केंद्रीय बजट 26-27 में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को जो है घोषणा किया गया है, मंजूरी दिया गया है। एक और VVI कर लेना। ठीक है, इससे पहले बताया था केंद्रीय बजट जो पिछला वाला था 25-26, उसमें 100 रेल परियोजनाओं की मंजूरी दी गया था। जो लेटेस्ट केंद्रीय बजट 26-27 है, इसमें हाई स्पीड से जुड़े, जैसे अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड पहला है, उसी प्रकार के 7 हाई स्पीड रेल को और मंजूरी दिया गया। हालांकि अभी इस पे काम नहीं चल रहा है क्योंकि अभी अहमदाबाद मुंबई वाला ही बन के तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो हमारे सामने ही बन रहा है अहमदाबाद मुंबई वाला। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। इसमें कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और रास्ते में इसके मात्र 12 स्टेशन पड़ेंगे, जो महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद को जोड़ने का काम करेगा। और इसकी जो स्पीड है औसत 250 से भी अधिक, मैंने कहा मैक्सिमम 350 किलोमीटर तक, 320 किलोमीटर तक हो सकती है। अब ये है एक सेल से क्वेश्चन, इससे सेल का चैप्टर क्लोज करूंगा। ठीक है, प्रति कोशिकांक संदर्भ में विभिन्न कोशिकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में विभाजन मुख्यतः विखंडन फ्यूजन के माध्यम से होती है। दूसरा है झिल्ली कोशिका, सेल मेम्ब्रेन फॉल्स लिपिड की एक दोहरी परत से बनी है जिसमें प्रोटीन इस द्विपरत के भीतर एम्बेडेड होते हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोशिका का, जीवित कोशिका डेड सेल की खोज और कोशिका में जो कोशिकांग का उपनाम दिया गया है वो तो मैं कई बार पढ़ा दिया, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ पे सीधे हम कोशिका सिद्धांत के अनुसार आते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत को देने का काम 2 अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग ईस्वी में किया और दोनों का मत मान्य है। एक था भाई स्लाइडेन, इन्होंने 1838 में अपनी विचार रखा। दूसरा था स्वान, इन्होंने 1839 में रखा। तो जब भी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये दोनों का नाम रहता है, स्लाइडेन एवं स्वान, और इस भी बीच का गैप रहता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ईस्वी में अपने मत को दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो स्लाइडन एवं स्वान 3839 लिखा रहेगा तो कैसा दिखेगा, इसीलिए जनरली इसकी भी को स्किप करता है एग्जामिनर। ठीक है, आइए सेल थ्योरी देखिए। सेल थ्योरी को तो सब मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल हैं, कुछ ऐसे कोशिकांग है, सेल कहना सही नहीं, कोशिकांग है जो सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं। जैसे वायरस,
वायरस भी सेल थ्योरी को नहीं मानता है, ठीक है, वायरस भी सेल थ्योरी को नहीं मानता है, क्योंकि वायरस में डीएनए और आरएनए होता, माफ कीजिए, वायरस किससे निर्मित होता है आपसे पूछता है, तो डीएनए और आरएनए से बना होता है। पिरियन सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, ये भी सेल थ्योरी को पालन नहीं करता। और हमारा जो आरबीसी है इसमें भी केंद्रक जो न्यूक्लियस है वो नहीं रहने के कारण ये भी सेल थ्योरी का जो है पालन नहीं करता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंस बता देता हूं, फिर हम सभी कोशिकांग के बारे में समझेंगे जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले में है इनके फीचर क्या है, दूसरे में है प्रोकैरियोटिक सेल और तीसरे में है यूकैरियोटिक सेल। ये आंख में फोटो खींच लीजिए, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इसी को रख के दूसरा स्लाइड यहाँ पे ले आऊं, ठीक है, तो मैं इसको आगे सरका रहा हूँ, पहले यहाँ पर देख लेता हूँ। देखिए जो केंद्रक है, केंद्रक जो है ये व्यवस्थित केंद्रक आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में यह अनुपस्थित रहता है। इसके जगह पे जो केंद्रक का रोल अदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोइड, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डीएनए, डीएनए जो है ये गोलाकार और नग्न होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में है ना ये आपका लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है, ठीक है, ये नग्न होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। कोशिकांग है ना, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, लाइसोसोम, ये सब होता नहीं इसमें, इसमें ये सब होता है, यूकैरियोटिक में होता है। मैंने कहा था यूकैरियोटिक अमीर है प्रोकैरियोटिक गरीब है, उस हिसाब से नहीं होने वाला चीज प्रोकैरियोटिक के साथ घटेगा, ठीक है, गरीब के पास नहीं रहता है जनरली कुछ, है ना। राइबोसोम, हाँ गरीब के पास ये जरूर रहता है, दया जो है मानवता, ये सब जरूर होता है। राइबोसोम, राइबोसोम यहाँ पे छोटे आकार के होते हैं, 70 एस प्रकार के, इसमें 80 एस प्रकार के होता है। कोशिका विभाजन ये मैंने सेकेंड स्टेटमेंट में रखा था, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें फिजन के माध्यम से होते हैं, विखंडन के माध्यम से होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वहां पे मिटोसिस या फिर मायोसिस होता है, समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होती है, ठीक है। और कभी कभी प्रोकैरियोटिक सेल में वर्डिंग मकुलन के जो है प्रोसेस से भी है यहाँ पे कुछ सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समसूत्री अमसूत्री मुकुलन और वीडिंग तो नीचे मैं बता ही दूंगा, लेकिन जो समसूत्री और अर्धसूत्री है इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं, ध्यान रखना। समसूत्री विभाजन में एक जननी कोशिका भाग लेते हैं और 2 पुत्र कोशिका जो है इसके जगह पे आ जाता है। पी लिख दिया हूं, पुत्र समझना, गोला वाले को कोशिका समझना। तो एक माता कोशिका से 2 संतान कोशिका की उत्पत्ति होती है समसूत्री विभाजन में, और इसमें क्रोमोसोम के मामले में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता है। मान लीजिए माता वाली सेल में 40 क्रोमोसोम थी, तो इनके बच्चे जो बने, नए कोशिका जो बने, उसमें भी 40 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है, एक जननी सेल से 4 नए सेल का निर्माण होता है, 1 2 3 4। इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, हाफ हो जाता है। मान लीजिए 40 क्रोमोसोम वाला कोशिका अर्धसूत्री विभाजन प्रोसेस से गुजर रहा है, तो उनके द्वारा जो 4 नए सेल बनेंगे उनमें सभी में 20 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है समसूत्री और अर्धसूत्री के अंदर, इसे ध्यान रखेंगे। एक और है जीव जो इसके अंतर्गत आता है, जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह हैं ये आपकी जनरली प्रोकैरियोटिक में आता है, और जो भी हम लोगों के जैसे बड़े जानवर हैं वो आ जाता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। अब जो है जो कोशिकांग है उनके बारे में आपको बारीकी से जानना है, तभी आजकल के एग्जाम को फेस कर पाओगे। जैसे कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, तो पहले कितना से काम चल जाता था, पहले काम चल जाता था, एक सेकेंड मेरा एक फोन आके गया, कौन है देखता हूँ, हाँ रुकिए जरा, एक यहाँ से स्टक, क्रेडिट कार्ड देने के लिए फोन की थी भैया, बताइए फ्री में देंगे कहा। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह केवल पौधे, कवक, बैक्टीरिया और शैवाल में पाई जाती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में पहले हम इतना याद कर लेते थे कि भाई जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, काम खत्म, लेकिन अब इतना से काम खत्म नहीं होता है, ठीक है। जो कोशिका को क्या करता है, निश्चित आकार और सुरक्षा देने का, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। पौधों में यह सेलुलोज की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। और ये फुल्ली प्रेमेबल होती है, अर्ध पारगम्य नहीं फुल पारगम्य होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति के बारे में बेसिक जानकारी है, किसमें किसकी बनी होती है, और जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, ठीक है।
कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन भी इसे ही कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे ही कहते हैं। यह कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली एक पतली लेयर है जो लचीली होती है, जो आंतरिक अंगों को घेरे रखती है। जंतु कोशिका की यह सबसे बाहरी परत होती है। यह मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड और दोहरी परत से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन इस द्विपरत के भीतर एम्बेडेड होता है, मढ़ा हुआ होता है, कोडेड होता है, और ये सेमी प्रेमेबल होता है, अर्ध पारगम्य होता है। अच्छा, अर्ध पारगम्य क्या होता है और फुल पारगम्य क्या होता है ना? अर्ध पारगम्य मतलब होता है कुछ पार्टिकुलर चीज को ही एंट्री देता है, कुछ पार्टिकुलर चीज को ही एंट्री देता है ना? सभी चीज को एंट्री नहीं देता है। और जो फुल पारगम्य होता है, कोई भी आओ जाओ कोई मतलब नहीं, है ना, सभी को एंट्री देता है। ठीक है, तो इससे समझ लेना, अर्ध पारगम और फुल पारगम इसे ही। केंद्रक है यहाँ पे न्यूक्लियस, इसे कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। कंट्रोल सेंटर है ये हमारा, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है और हमारे दिमाग में सेरिब्रम होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है वो कोशिका का ब्रेन है। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसे ध्यान रखेंगे, कभी कभी सिंगल झिल्ली, दोहरी झिल्ली से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो संरचना होती है दोहरी झिल्ली से इसके मतलब न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये बाद में गुणसूत्र बन जाते हैं। इनके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। इसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में करा था। ठीक है, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, यह एक दोहरी झिल्ली वाला, यह भी डबल मेम्ब्रेन का अंगक है, कोशिकांग है, जिसे कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस कहा जाता है। इसमें डीएनए राइबोसोम होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करता है केंद्रक के अलावा डीएनए और किस कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो आप कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में। ठीक है, इसके अलावा नीचे है एक ईस्ट नोट। ईस्ट एक कोशीय यूकेरियोटिक कवक है। देखिए ईस्ट कैसा जीव है, यूकेरियोटिक है, छोटा जीव है, लेकिन ये यूकेरियोटिक में आता है, अपवाद के जैसा है, इसीलिए अलग से बताना जरूरी है। और ये सिंगल सेल वाला है ना, मल्टी सेलुलर नहीं है ये। ठीक है, यूनिसेलुलर है, ध्यान रखेंगे। इसमें कोशिकीय विभाजन, बीडिंग, मक्लन के प्रोसेस से संपन्न होता है। VVI करेंगे, 9000 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए ये ईस्ट जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है भाई साहब। ठीक है भाई, ईस्ट को छोटा मत समझना, पहले नीचे वाला चीज पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ पूरी दुनिया ईस्ट के पीछे कैसे पागल है। ठीक है, देखिए ईस्ट का उपयोग बेकरी में मुख्य रूप से ब्रेड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये ब्रेड को स्पॉन्जी बना देता है। स्पॉन्जी क्यों बनाता है, नीचे बात करते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, एटीपी का फुल फॉर्म बता दो, ऊपर में ही लिखा है, कम से कम देख के ही तो लिख दे भाई। ठीक है, चलिए ईस्ट के बारे में मैं कुछ बता रहा था। देखिए जितने भी आजकल के युवा हैं, इसके पीछे कैसे जो है पागल बने हुए हैं। क्या है, जो दारू एल्कोहल बनती है, एल्कोहल, तो इसमें इस भाई साहब का अच्छा खासा रोल है। क्या होती है ईस्ट का यहाँ पे रोल, कि जो भी शर्करा युक्त चीज है, शर्करा या चीनी समझो, सिंपल भाषा में मिठास वाली जो भी चीज है ना, इसमें ईस्ट के माध्यम से फर्मेंटेशन, किण्वन की घटना होती है ना। ईस्ट क्या करता है, ये चीनी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है या शर्करा को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और रिलीज मटेरियल क्या देता है ये भाई, ये जो ईस्ट है ये खाता तो इन चीज को है, रिलीज क्या करता है, रिलीज करता है एल्कोहल और CO2। ठीक है ना, तो इससे बनती है शराब, जो धीरे शुरुआत में अच्छा मजा देता है, बाद में आदत डालता है और लास्ट में मौत के सैया पे सुलाता है। तो भाई ये ईस्ट काफी खतरनाक है। आजकल के जो लव वगैरह है ये भी ईस्ट से कम नहीं है, ये लड़का और लड़की दोनों हो सकता है इस जगह पे। शुरुआत में आपको सुकून देगा, आपको सोचने की क्षमता कम करेगा, जैसे शराब करता है, शुरुआत में सोचने की क्षमता को कम कर देता है, इसीलिए अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्यार व्यार भी आजकल के जो है होते होंगे पहले कभी, लेकिन आजकल के ईस्ट के जैसा ही है। शुरुआत में आपको